बातें नहीं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। किस किस को पता है क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान? परिभाषा बता दो। नहीं पता? नो मैम और यस मैम, इससे आगे कुछ नहीं पता पंकज को तो, है ना? देखो भाई मैं बताती हूँ क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा रिजर्व क्षेत्र होता है जहाँ पे शिकार करना क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। पेड़ पौधों की कटाई क्या होती है, प्रतिबंधित होती है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। पेड़ पौधों के साथ साथ उन पेड़ पौधों के अंदर प्राकृतिक निवास स्थान वाले जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन सब का भी क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। सरकार इसके लिए एक अधिनियम लेके आई थी। आज़ादी के बाद एक अधिनियम आया 1972 के अंदर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के अंदर रूल्स रेगुलेशन मेंशन किए गए जिनके अकॉर्डिंग सरकार इन क्षेत्रों का क्या करती है, कंजर्वेशन करती है, संरक्षण करती है। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों में डिफरेंस होता है भाई। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? राष्ट्रीय उद्यान बोला गया है सिर्फ प्लांट स्पीसीज को, जहाँ पे एक ही स्थान के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं उसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे प्लांट स्पीसीज के साथ साथ एनिमल और बर्ड्स की स्पीसीज भी पाई जाती है। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। यानी कि जहाँ पे अकेले पेड़ मिलेंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा भाई, राष्ट्रीय उद्यान होगा। और जहाँ पे पेड़ पौधों के साथ साथ पशु और पक्षी भी पाए जाएंगे वहाँ पे क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। अब देखो अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, आज की क्लास में हम राष्ट्रीय उद्यान को ही डिस्कस करेंगे। इसके दो जोन होते हैं, एक होता है कोर जोन और एक होता है बफर जोन। कोर जोन और बफर जोन ये होता है, मान लो ये कोर जोन है, ये कोर जोन के ऊपर क्या है, बफर जोन है। ये वाला बफर जोन है, ये वाला क्या भी, कोर जोन है। कोर जोन पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित होता है। कोर जोन क्या होता है भाई, 100% बैन एरिया होता है। यहाँ पे मानव नहीं जा सकता, इंसान नहीं जा सकते। यहाँ पे शिकार प्रतिबंधित है, यहाँ पे आना जाना बंधित है, यहाँ पे लकड़ियाँ काटना भी क्या है, प्रतिबंधित है। बफर जोन कौन सा जोन होता है भाई? बफर जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे प्रतिबंधियाँ तो होती हैं लेकिन थोड़ी कम होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती हैं, प्रतिबंधियाँ थोड़ी सी कम होती हैं। यहाँ पे मानव गतिविधियां देखी जाती है, यहाँ पे टूरिज्म का आना जाना भी होता है। यहाँ पे सरकार ऐसे जानवरों को नहीं रहने देती जो खूंखार होते हैं। जितने भी खूंखार जानवर होते हैं ना वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, कोर जोन के अंदर मिलेंगे, इसलिए वहाँ पे जाना बिल्कुल मना होता है। और ये जो बफर जोन होता है ना, ये कोर जोन के चारों तरफ का आवरण होता है। आपसे पूछेगा बफर जोन कौन सा आवरण होता है, तो कोर जोन के चारों तरफ का जो आवरण होगा ना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बफर जोन। अब यहाँ पे देखिएगा भारत के अंदर टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई, 107 हैं। वर्तमान में कितने हैं टोटल, वर्तमान में भारत के अंदर 107 राष्ट्रीय उद्यान है। जो 7वां बना था ना वो अप्रैल 2025 में ही बना था। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है उड़ीसा के अंदर, ये 107वें नंबर का है। उसके बाद देखिएगा भाई सबसे पहली बार वन्य जीव कानून किस वर्ष आया था भारत के अंदर? सबसे पहले वन्य जीव कानून किस वर्ष आया था? तो भारत के अंदर सबसे पहले वन्य जीव कानून ना अंग्रेज लेके आए थे आज़ादी से पहले। कब? 1887 में। कब आया था भाई? 1887 ईस्वी में भारत के अंदर पहला वन्य जीव कानून आया था जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या नाम था इस कानून का? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और ये कानून लेके आए थे अंग्रेज। उसके बाद देखो दूसरा कब आया, तो दूसरा आया भी 1912 ईस्वी में। कब आया? 1912 ईस्वी में। ये क्या था भाई? ये था वन्य जीव पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम। इसमें क्या था, इसके अंदर पशुओं के साथ साथ किसको लेके आए, पक्षियों के संरक्षण को भी लेकर आए। कब? 1912 में। ये भी आज़ादी से पहले का कानून था और इसके अंदर एक संशोधन किया गया। कब?
1935 में। संशोधन का मतलब होता है इसके साथ छेड़छाड़ की गई, इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए। कब किए गए भाई? 1935 में इस अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोनों रख लोगे याद। सबसे पहली बार कानून कब आया? 1887 में। 1887 का कौन सा था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद 1912 के अंदर आया, कौन सा था ये? वन्यजीव पशु व पक्षी संरक्षण अधिनियम। इतना सा आपको ध्यान में रखना। दूसरे में क्या था? साथ में पक्षी थे, इसमें क्या था? अकेले वन्यजीव थे। उसके बाद देखो भाई, आजादी के बाद जिस कानून के तहत आज हम इनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो कानून कौन सा है? आजादी के बाद कौन सा अधिनियम आया जिसके तहत आज के टाइम पर भी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव क्षेत्रों का कंजर्वेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा? वो अधिनियम कौन सा है भाई? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था ये इस क्षेत्र की तरफ है। इसके अनुसार राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। आपसे पूछेगा भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव कौन से अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं? तो ये अधिनियम है भाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था 9 सितंबर 1972 को। कब भाई? कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 9 सितंबर 1972 को। पूछा जाएगा भी, इंपॉर्टेंट डेट है ये, 9 सितंबर है 1972 को ये कानून लागू किया गया था। इस कानून के अंदर क्या क्या लिखा गया भाई? इसके अंदर टोटल 7 लेसन हैं। कितने लेसन हैं? 7 अध्याय हैं इसके अंदर। 7 अध्यायों के अंदर कितनी धारा हैं भाई? कुल 66 धारा हैं। कितनी धारा हैं? 66 धारा हैं। और कितनी अनुसूची लिखी गई हैं? 6 अनुसूची इसके अंदर लिखी गई है। पहली और दूसरी अनुसूची के अंदर कठोर दंड के प्रावधान हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी वन्य जीव का शिकार करता है तो उसके अंदर कठोर दंड का प्रावधान कौन सी अनुसूची के अंदर अभी? ये लिखा गया है पहली और दूसरी अनुसूची के अंदर। तीसरी चौथी में थोड़े कम दंड का प्रावधान है। 5वीं अनुसूची के अंदर दंड का प्रावधान नहीं है। 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची के अंदर ऐसे वन्य जीवों को रखा गया है जिनके शिकार करने पे या जिनको मार देने पे कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। क्या आएंगे इसके अंदर? इंसेक्ट्स, कीट, मच्छर, मक्खी, सांप वगैरह वगैरह, ये रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं ना, ये किस में आएंगे? ये आएंगे अनुसूची नंबर 5 के अंदर। इनके मारने पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। 6ठी अनुसूची में क्या है भाई? 6ठी अनुसूची में पेड़ पौधे। 6ठी अनुसूची में किसके बारे में लिखा गया है? पेड़ पौधों के बारे में। जो प्रजाति पेड़ पौधों की आए दिन लुप्त होती जा रही हैं, उन प्रजातियों के कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए अनुसूची नंबर 6 में मानदंड लिखे गए हैं। बहुत सी पेड़ पौधों की प्रजातियां ऐसी हैं भाई जो बढ़ती जनसंख्या के कारण, बदलती जलवायु के कारण आज के टाइम पे भारत से लुप्त हो रही हैं। उनका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उनके प्रोटेक्शन के बारे में नियम और कानून किस में लिखे गए हैं? अनुसूची नंबर 6 में लिखे गए हैं। धारा कितनी है? 66। लेसन यानी कि अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं। कानून कब आया? 1972 में ये कानून, ये अधिनियम आया था। यहाँ तक आया सभी को समझ में? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 9 सितंबर 1972 को ये इम्प्लीमेंट हुआ। इसके अंदर 7 अध्याय लिखे गए हैं। इसके अंदर 66 धारा लिखी गई हैं। इसके अंदर 6 अनुसूचियाँ लिखी गई हैं। पहली और दूसरी अनुसूची में दंड के कठोर प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी वन्य जीव का, जैसे मान लो हिरण का कोई शिकार कर देता है तो उसके ऊपर कठोर दंड के प्रावधान है। शेर का कोई शिकार करता है तो उसके ऊपर कठोर दंड के प्रावधान है। हाथी का कोई शिकार कर देता है तो उसके ऊपर भी कठोर दंड के प्रावधान है। तो इन कुछ जीवों का इसके अंदर प्रोटेक्शन लिखा गया, इनका कंजर्वेशन इसके अंदर लिखा गया कि कोई इनकी हत्या कर देता है या इनका शिकार कर लेता है तो क्या होगा? कठोर दंड के प्रावधान उसके अंदर लिखे गए हैं, यानी कि कठोर से कठोर उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, साथ में जुर्माना भी होगा। तीसरी और चौथी अनुसूची के अंदर थोड़े कम दंड के प्रावधान वाली चीज़ों को मेंशन किया गया है। 5वीं में इंसेक्ट्स के बारे में लिखा गया कि इंसेक्ट्स यानी कि बीमारियां फैलाने वाले जितने भी जीव होते हैं, जितने भी कीट होते हैं,
उनको मारने पे कोई भी किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। और छठी अनुसूची के अंदर लिखा गया है लुप्त हो रही पेड़ पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के बारे में कि कैसे उनका हमें संरक्षण करना है, कैसे उनके हमें आगे प्रजाति को संभाल के भविष्य तक लेकर जाना है। उसके बाद देखो भाई, टोटल एरिया, राष्ट्रीय उद्यानों का टोटल एरिया कितना है? अपने हरियाणा के एरिया जितना है, जितना अपने हरियाणा का क्षेत्रफल है ना, इतना क्षेत्रफल किसका है? इतना ही क्षेत्रफल है राष्ट्रीय उद्यानों का। यानी कि भारत के भूभाग के ऊपर 44,202.95 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर क्या है? पेड़ पौधे हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। आ रहा है समझ में? भारत की कुल भूमि के 44,202.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान आज के टाइम पे है। और ये भारत की संपूर्ण भूमि का 1.35% एरिया है। ठीक है, कितना टोटल? 32,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है ना, उस 32,263 किलोमीटर स्क्वायर का कितने प्रतिशत है ये? 1.35%। 1.35% एरिया है जो नेशनल पार्क ने कवर कर रखा है। उसके बाद देखो भाई, जहाँ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ऐसे कौन कौन से यूटीआर स्टेट हैं? ऐसे कौन कौन से यूटीआर स्टेट हैं जहाँ पे एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? आपने सुना होगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब में भी कोई नेशनल पार्क नहीं है। इसके साथ साथ दादरा नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के अंदर भी कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, कौन कौन से जहाँ नहीं है? पंजाब, पंजाब के बाद चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव और एक लक्षद्वीप, इन 4 जगह पे भारत में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, इतना सा है भाई समझ में? दोबारा बताना कुछ इसमें से। सबसे पहले वन्यजीव कानून किस वर्ष आया था? 1887 में अंग्रेज लेके आए थे। 1887 के अंदर ये पहला कानून था। उसके बाद दूसरा आया 1912 में। 1912 वाले के अंदर क्या था भाई? इसके अंदर पशुओं के साथ साथ पक्षियों के कंजर्वेशन से रिलेटेड बातें भी लिखी गई थी, जिसके आधार पे आज के टाइम पे राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीवों का संरक्षण हो रहा है। वो कौन सा अधिनियम है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो 9 सितंबर 1972 को इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके अंदर 7 लेसन हैं, 66 धारा है और 6 क्या है? अनुसूची हैं। टोटल कितने हैं भारत के अंदर? 107। 107वां कब बना? 107 नंबर वाला कब बना? अप्रैल 2025 में। आरक्षित और संरक्षित, देखो आरक्षित का अर्थ होता है छूट देना, किसी प्रकार का आरक्षण देना। यहाँ पे संरक्षित का मतलब है उसका कंजर्वेशन करना, उसका प्रोटेक्शन करना। आरक्षित का मतलब छूट देना किसी प्रकार की, और संरक्षण का मतलब उसको पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखना, उसकी देखरेख करना। दोनों में हो सकती है, बस कोर जोन में नहीं जा सकते, कोर जोन के अंदर नहीं जा सकते, बाकी दोनों में मानव गतिविधियां होती हैं। उसके बाद देखो भी, वन्य जीवों के लिए संवैधानिक प्रावधान। वन्य जीवों के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। संवैधानिक प्रावधानों का मतलब है कि हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इनके संरक्षण से रिलेटेड है कुछ बातें लिखी गई हैं। तो इनके संरक्षण से रिलेटेड आपने डीपीएसपी के अंदर पढ़ा होगा 48A के अंदर। डीपीएसपी के 48A के अंदर आपने पढ़ा होगा भाई क्या 48A में? पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा करना, ये हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद 48A के अंदर मेंशन किया गया है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां हमें अपनी तरफ से शामिल नहीं करनी चाहिए। वन्यजीव जितने भी है ना भाई, ये वन्यजीव हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। इन बेनिफिशियल वन्य जीवों का हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, इनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पर्यावरण इनको क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। ठीक है, और ये इफेक्ट होंगे तो उनके बाद क्या होगा? ह्यूमन स्पीसीज भी हैं वो भी क्या होंगी? इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक सारा का सारा एक साइकिल है भाई, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं पे टूट जाएगी तो उससे दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? इफेक्ट हो जाएगी। तो ये
मेंशन किया गया कहाँ पे 48A के अंदर। संविधान के आर्टिकल 48A में लिखा गया है पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा करना। उसके बाद क्या हमारा मौलिक कर्तव्य भी बनता है? क्या हमारा कोई मौलिक कर्तव्य भी है इनके प्रति? तो हमारा मौलिक कर्तव्य भी है भाई, मौलिक कर्तव्य संविधान के आर्टिकल 51A में लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अंदर लिखा गया है हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है भाई? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य जीव, झील व नदियों का संरक्षण करें, वनों का संरक्षण करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें, झीलों और नदियों का संरक्षण करें और पर्यावरण की क्या करें? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये संविधान के अनुच्छेद 51A के अंदर लिखा गया है। कुल कितने मौलिक कर्तव्य है हमारे? 11। कितने हैं? 11। हमारे संविधान के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं भाई, जो जिनकी संख्या 11 है। यानी कि देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं जिनको हमें पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पूरा करना चाहिए। तो ये दोनों याद रखने हैं भाई, दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। 48A DPSP के अंदर लिखा गया है पर्यावरण का कंजर्वेशन करना और वन्य जीवों का कंजर्वेशन करना। उसके बाद मौलिक कर्तव्य 51A के अंदर भी लिखा गया है पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य जीव, झील और नदियों का क्या करें? संरक्षण करें। उसके बाद देखो भाई, हम आते हैं राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नाम का राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी जो प्रॉपर लोकेशन है वर्तमान में वो कहाँ पे है भाई? लद्दाख के अंदर। कहाँ पे इसकी लोकेशन है? लद्दाख के अंदर इसकी लोकेशन है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में पढ़ते थे, अब कहाँ पढ़ेंगे? लद्दाख के अंदर पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है भाई। हेमिस क्या है? हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। हेमिस क्या है भाई? हाईएस्ट है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। और इसकी हाइट कितनी है? एरिया कितना है इसका? 4400 किलोमीटर स्क्वायर। 4400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किसके लिए फेमस है ये? किसके लिए फेमस है भाई? हाँ, ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है तेंदुओं के लिए। कौन से तेंदुए? हिम तेंदुए। हिम तेंदुए का अर्थ है बर्फ में रहने वाले तेंदुए। हिम का अर्थ होता है बर्फ है, तो बर्फ के अंदर रहने वाले तेंदुए जिनको लेपर्ड बोलते हैं, उनके लिए क्या है? ये फेमस स्थान है। यहाँ पे बर्फ में रहने वाले तेंदुए पाए जाते हैं, क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है ना, वो बर्फीला अक्षेत्र ही है ज़्यादातर। उसके बाद देखो, विश्व की हिम तेंदुओं की राजधानी किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है हिम तेंदुओं की राजधानी। हिम तेंदुओं की राजधानी, विश्व की हिम तेंदुओं की राजधानी किसे कहा जाता है भाई? हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व के हिम तेंदुओं की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ये संकटापन स्तनधारियों के लिए भी फेमस है। यहाँ पे सफ़ेद तेंदुए भी पाए जाते हैं। बर्फीला क्षेत्र है, तो बर्फ़ के अंदर ज़्यादातर जो तेंदुए पाए जाएंगे ना, उनका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। वैसे तेंदुए का कलर जो है डार्क ब्राउन रंग होता है। ठीक है, कैसा होता है इसका? डार्क ब्राउन कलर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सफ़ेद रंग के तेंदुए दिखाई देंगे। किसके कारण? टेम्परेचर कम होने के कारण। ठीक है, टेम्परेचर कम होने के कारण। इसके उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या है भाई? इसके सिंधु नदी है। आपसे पूछेगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में क्या है या कौन सी नदी है, तो इसके उत्तर में कौन सी नदी है भाई? सिंधु नदी है, जो लद्दाख श्रेणी से होकर गुजरती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से गुजरती है सिंधु नदी। ठीक है, वो इसके उत्तर में है। लिख लोगे इतना सा? एक बार फिर से सुनो। भारत का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस है। इसकी लोकेशन क्या है भाई? लद्दाख है। ये सबसे हाईएस्ट है, यानी कि सबसे ऊंचाई वाली जगह पे स्थित है, जिसका एरिया है 4400 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर पाए जाते हैं हिम तेंदुए। हिम तेंदुआ का रंग होता है सफ़ेद। इसके अंदर सफ़ेद तेंदुए भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है विश्व की हिम तेंदुओं की राजधानी। इसको कहा जाता है। यहाँ पे संकटापन स्तनधारी भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संकटापन स्तनधारी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके नॉर्थ में क्या है? इंडस रिवर।
उसके बाद देखो भाई, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन। ये साउथ बटन कहाँ पे है भाई? अंडमान निकोबार में। वहाँ पे है एक नॉर्थ बटन, एक मिडल बटन, एक साउथ बटन, ये ऐसे 3 हैं लगातार। तो सबसे छोटा है साउथ बटन। एरिया कितना है इसका? 5 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। लोकेशन है अंडमान निकोबार। कहाँ पे स्थित है ये? अंडमान और निकोबार में स्थित है। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, हाँ, एक हेली नाम का अंग्रेज था भाई। 1935-36 की बात है। एक हेली नाम का अंग्रेज था, वो उत्तराखंड की तरफ गया हुआ था उस टाइम पे। उसने देखा कि यहाँ पे पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, और ऐसे उसने इसका नाम क्या रख दिया? नेशनल पार्क रख दिया। ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्कों की परंपरा शुरू हुई थी। तो हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1836 में। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था ये? उत्तराखंड के अंदर इसको स्थापित किया गया था। नेशनल पार्क कुछ नहीं होता भाई, बीच से सड़क होती है, सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधों की प्रजातियां होती है, यानी कि जंगल टाइप का होता है, उसी को क्या बोल देते हैं? नेशनल पार्क बोल देते हैं। उसके बाद देखो भाई, इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस वर्ष पड़ा? 1956 में इसका नाम क्या पड़ा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इसका नाम है, ये कब पड़ा था? 1556 में। पहले नाम क्या था इसका? 1956 में पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। इसका नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपने ही नाम पे रखा था। हेली नाम था उसका, अपने ही नाम पे रख लिया उसने, हेली नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी ओरिजिनेट होती है। आपसे पूछेगा रामगंगा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ओरिजिनेट होती है। ये जो नदी है, ये गंगा की पहली सहायक नदी है। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर कहा जाता है रामगंगा रिवर को। उसके बाद देखो, यहाँ से बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। आपसे पूछेगा बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में कहाँ से की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। और कौन से बाघ का कंजर्वेशन शुरू हुआ था भाई यहाँ से? रॉयल इंडियन टाइगर। रॉयल इंडियन टाइगर ये स्पीसीज है, ये टाइगर की एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है, और इस प्रजाति का यहाँ से कंजर्वेशन शुरू हुआ था। ठीक है। रॉयल इंडियन टाइगर की एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है, और इस प्रजाति का यहाँ से सबसे पहले कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना शुरू किया गया था। और इसको कहा जाता है भारत की पहली बाघ परियोजना, यानी कि बाघों का कंजर्वेशन, बाघों का संरक्षण कहाँ से शुरू किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। यहाँ तक आया भी समझ में। और 107वें नंबर का कौन सा है? 107वें नंबर का सिमलीपाल। कहाँ पे? ये उड़ीसा के अंदर है। कब इसको घोषित किया गया नेशनल पार्क है? अप्रैल 2025 में इसको भारत का नेशनल पार्क घोषित। कौन सा? ये 1936 है भाई, गलत मेंशन हो रखा है यहाँ पे, 1936 आएगा। करेक्शन कर लेना भाई। 1936 में फर्स्ट एनपी, पहला नेशनल पार्क भारत के अंदर कब बना था? 1936 में बना था, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। बाघ परियोजना ये 1972 में जब भारत के अंदर वन्य जीवों का कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया, उसी टाइम पे 72 और 73 में शुरू हुआ था। अब है भाई भारत के नेशनल पार्क स्टेट वाइज। सबसे पहले देखो, भारत के सबसे नॉर्थ में क्या है? सबसे उत्तर में क्या है भाई? लद्दाख है। क्या है सबसे उत्तर में? लद्दाख है। लद्दाख के अंदर कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कौन थे सलीम अली? बर्डमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इनके नाम पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक अक्षेत्र का कंजर्वेशन किया जा रहा है, जिसका नाम है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा यहाँ पे किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान।
किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ा के साथ साथ याद रखना है काजीनाग, काजीनाग, ये काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर में है। और एक है दाचीगाम, दाचीगाम कई बार पेपर में पूछा गया है। दो इंपॉर्टेंट हैं, दाचीगाम और एक सलीम अली, दोनों पेपर के अंदर पूछे गए हैं। दाचीगाम जो है ना ये कश्मीरी मृग के लिए फेमस है। आपसे पूछेगा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है कश्मीरी मृग के लिए फेमस है भाई? तो कश्मीरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं कश्मीरी मृग। इनको हंगूल भी कहा जाता है, कश्मीरी मृग को हंगूल भी कहा जाता है और ये पाए जाते हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। ये राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद देखो भाई हिमाचल प्रदेश, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है एक है खीरगंगा, देखिएगा यहाँ पे एक खीरगंगा है, खीरगंगा के साथ साथ पिन वैली, सिंबलबारा, ग्रेट हिमालयन, इनमें पूछा जाता है ग्रेट हिमालयन। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ग्रेट हिमालयन कहाँ पे है भाई? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके साथ साथ नाम जरूर याद रखने हैं, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल का पड़ोसी है उत्तराखंड। हिमाचल का पड़ोसी कौन सा है भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर आपको याद रखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था और भारत का पहला नेशनल पार्क है। यहाँ पे पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है यहाँ पे? जिम कॉर्बेट में रॉयल टाइगर, क्या पाए जाते हैं? रॉयल इंडियन टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं और उनके संरक्षण की परियोजना भी यहीं से शुरू की गई थी। अगला भी यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी पर्वत भी कहाँ पे है भाई? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पड़ता है। नंदा देवी पर्वत जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपसे पूछेगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है और ये पड़ती है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। उसके बाद गंगोत्री भी आप नाम से पता चल जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर भी कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे होगा? उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पे अगला जो इम्पोर्टेंट है वो अभी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फ्लावर वैली पूछे तो उत्तराखंड और साइलेंट वैली पूछे तो केरल। एक है शांत घाटी, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है केरल के अंदर। और फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है अभी? उत्तराखंड के अंदर। किसके लिए फेमस है? ये पौधों की विदेशी प्रजातियों के लिए फेमस है। आपसे पूछेगा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की विदेशी प्रजातियों के लिए फेमस है? तो यहाँ पे फूलों और पेड़ पौधों की विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं भाई। कौन से में? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कब बना था ये? 1982 में बना था। किसके नजदीक पड़ता है? बद्रीनाथ के नजदीक पड़ता है। कौन से हिमालय का पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसके लिए फेमस है? तो टूरिज्म के लिए फेमस है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमालय पर्वत की कौन सी श्रेणी में पड़ता है? ग्रेट हिमालयन श्रेणी के अंदर पड़ता है। किसके लिए फेमस है भाई ये? एक तो पर्यटकों के लिए फेमस है, दूसरा यहाँ पे विदेशी पौधों और फूलों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है, इसके लिए भी क्या है? फेमस है। उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा में कितने हैं भाई? 2। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कौन सा है भाई? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दोनों पेपर में पूछे जाएंगे।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बर्ड सेंचुरी के रूप में इसको 1971 के अंदर मान्यता मिली थी। 1991 में फिर इसको बर्ड सेंचुरी से हटा के क्या बना दिया, एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। यहाँ पे क्या आते हैं भाई, यहाँ पे साइबेरियन सार्स आते हैं। तो ये फेमस है साइबेरियन सार्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसके आसपास की जो भूमि है ना वो लवणीय भूमि है, वहाँ पे लवणीय मिट्टी पाई जाती है और साइबेरियन सार्स लवण के रूप में जो खनिज होते हैं ना उस मिट्टी के अंदर उनको अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे साइबेरियन सार्स आते हैं। उसके बाद दूसरा भाई कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये कहाँ पड़ते हैं, यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई, यमुनानगर के अंदर है। और सुल्तानपुर कहाँ पड़ेगा, फर्रुखनगर गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, गुरुग्राम या फर्रुखनगर। और कलेश्वर कहाँ पे है, यमुनानगर में। यमुना नदी से भी क्वेश्चन आता है, यमुना नदी हरियाणा में कौन से जंगलों से प्रवेश करती है, तो कलेश्वर जंगलों से प्रवेश करती है यमुना नदी। ये जो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है ना ये 13 दिसंबर 1996 को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको मान्यता मिली थी। वन्य जीव अभयारण्य से फिर इसको 2003 में किसका दर्जा दे दिया भाई, इसको 2003 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दे दिया गया। कितना एरिया इसका, 11,570 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो है ना ये अपने हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दो ही है, तो एक बड़ा एक छोटा। बड़ा कौन सा है, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सुल्तानपुर क्या भी सबसे छोटा है। रख लोगे दोनों, याद है, इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद देखो भाई राजस्थान वाले पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। राजस्थान के अंदर एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे पेपरों के अंदर पूछा गया। केवलादेव बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो ये पड़ता है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल लोकेशन पूछी जाती है इसकी। केवलादेव के साथ साथ दूसरा कौन सा है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी राजस्थान के अंदर पड़ता है। तीसरा यहाँ पे मुकुंद्रा हिल्स एक है रणथंभौर और एक है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान नाम से ही पता चलना चाहिए, भारत के अंदर मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो कौन सा है भाई, राजस्थान है। तो ये प्रॉपरली कहाँ मिलेगा, राजस्थान में ही मिलेगा। रणथंभौर का जो क्षेत्र है ना वो भी कहाँ पे है भाई, राजस्थान के अंदर है, तो ये भी वहीं पे मिलेगा। एक है मुकुंद्रा हिल्स, तो मुकुंद्रा पहाड़ियों की अगर हम बात करें ना तो मुकुंद्रा पहाड़ी भी कहाँ पड़ती हैं, राजस्थान के अंदर पड़ती है, जो कि अरावली का पार्ट है। सरिस्का और केवलादेव पांचों नाम याद रखने हैं भाई। उसके बाद राजस्थान का पड़ोसी कौन है भाई, गुजरात के अंदर कौन कौन से हैं, एक है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। एक है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, एक है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। एक ब्लैक बक टूरिज्म कॉम्प्लेक्स भी है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, हिसार में। कितने जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो ना, वो ब्लैक बर्ड है। मैंने ब्लैक बक बोल दिया तो साथ में यही बोलने लग रहे हैं, ब्लैक बर्ड है वो। और एक है ब्लू बर्ड। अगला भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर कहाँ पे पड़ता है भाई, गुजरात के अंदर। गिर पेपर में पूछा जाएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है एशियाई सिंगों का घर। एशियाई सिंगों का घर इसको कहा जाता है, क्योंकि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास जो है ना वो गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही मिलता है। और ये कौन सी नदी के पास है, ये नर्मदा रिवर के पास है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भाई, ये गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के पास है, नर्मदा नदी के पास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि नर्मदा रिवर कहाँ से जाती है भाई, एमपी से गुजरात, गुजरात से ये जो है
खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा के नोट करना है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान भारत में कहाँ पे है? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। उसके बाद अभी महाराष्ट्र, गुजरात से आगे चलेंगे, पश्चिमी घाट के ऊपर क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है नवी गांव, नवी गांव राष्ट्रीय उद्यान। आपने सुना होगा नावासोवा पोर्ट, ठीक है। नवी गांव, नावासोवा भी गांव है और नावासोवा का पड़ोसी है नवी गांव। तो नवी गांव के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नवी गांव राष्ट्रीय उद्यान। एक है यहाँ पे गुंगामल, एक है संजय गांधी, एक है तडोवा और एक है पेंच। पेंच है ना भाई, पेंच, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ पड़ता है? ये एमपी और महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? एमपी और महाराष्ट्र दोनों के अंदर पड़ता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये छोटा है, राज्यों के अंदर क्या, ये राज्यों में छोटा है। एक बार फिर से सुनिएगा, यहाँ पे है नवी गांव राष्ट्रीय उद्यान, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तोडोवा राष्ट्रीय उद्यान और एक है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है गोवा, गोवा के अंदर है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भाई? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये पड़ता है गोवा के अंदर, एक ही है यहाँ पे। उसके बाद है कर्नाटक, कर्नाटक में है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसका पुराना नाम क्या था? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। पुराना नाम क्या था भाई इसका? नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में नाम क्या है इसका? तो इसका वर्तमान नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो पड़ता है कर्नाटक के अंदर। इसके बाद यहाँ पे कुद्रेमुख, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख पहाड़ी भी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। थोड़ा रिलेट कर लिया करो नाम देख के। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। तो तुंगभद्रा रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य के अंदर बहती है, कर्नाटक से निकलती है। तो तुंगभद्रा नदी के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं ना, उनको नाम दे दिया तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है भाई? कर्नाटक में। एक है बनेर घाट और एक है अंसी। बनेर घाट और अंसी ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक के अंदर। इम्पोर्टेंट कौन सा है अभी? इम्पोर्टेंट है एक तो पहले वाला, एक है कुद्रेमुख। पहले वाला कुद्रेमुख, ये दोनों क्या है? इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। ओल्ड नेम है ये इसका, और इसका न्यू नेम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और कुद्रेमुख भी कहाँ पे अभी? कुद्रेमुख भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। उसके बाद है केरल। केरल के अंदर है भाई पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नाम से चाहे झील पूछे, चाहे वन्य जीव अभयारण्य पूछे, वन्य जीव अभयारण्य पूछे, चाहे नदी पूछे, चाहे बांध पूछे, ठीक है। पेरियार नाम की सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? केरल के अंदर। यहाँ पे पेरियार बांध भी है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम इडुक्की बांध है। पेरियार रिवर के ऊपर है। पेरियार यहाँ पे रिवर भी है, ठीक है। पेरियार यहाँ पे झील भी है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो पेरियार नाम से सारी चीजें आपको कहाँ पे क्लिक करनी है? केरल के अंदर। दूसरा यहाँ पे पम्बाडुम शोला, पम्बाडुम शोला राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? केरल में। यहाँ पे अन्नामुद्री शोला, अन्नामुद्री शोला, अन्नामुद्री हिल भी कहाँ पे है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ सुनी होंगी। अन्नामलाई पहाड़ियों का पार्ट है अन्नामुद्री और एक है अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी, अन्नामलाई, अन्नामुद्री तीनों किसका पार्ट है भाई? अन्नामलाई पहाड़ियों का पार्ट है, जो केरल और कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। तो अन्नामुद्री शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ेगा? केरल के अंदर। मधीकेतन, मधीकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? केरल में। एराम्बी कोलम,
अराम्बिकुलम पे स्टार लगा लेना भाई। अराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर है। और एक पूछा जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल के अंदर है। यहां तक आया भी इस भी को समझ में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे शांत घाटी, जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो एस्टैब्लिश हुआ था 1984 में, नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला इसको? 1984 में एनपी का दर्जा मिला। ये शांत घाटी जो नेशनल पार्क है ना, इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ नीलगिरी माउंटेन। क्या कहा जाता है इसको? हार्ट ऑफ नीलगिरी माउंटेन इसको कहा जाता है। नीलगिरी जो माउंटेन है ना, नीलगिरी माउंटेन कहाँ कहाँ फैला हुआ है भाई? ये फैला है केरल, केरल के साथ साथ कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु। इन 3 राज्यों के अंदर नीलगिरी माउंटेन फैला हुआ है। और इसका हार्ट किसे कहा जाता है? नीलगिरी का हार्ट कहा जाता है शांत घाटी नेशनल पार्क को। शांत घाटी नेशनल पार्क के अंदर कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शांत घाटी नेशनल पार्क के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साउथ के चाहे किसी भी स्टेट में पूछ ले भाई, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, इन सभी राज्यों के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर के साथ साथ बारिश ज़्यादा होती है, तो इस वाले एरिया में क्या होगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेंगे। पौधों की कितनी स्पीसीज पाई जाती है यहाँ पे? तो पौधों की 500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। शांत घाटी के अंदर पौधों की कितनी प्रजाति पाई जाती है भाई? तो यहाँ पे पौधों की 500 प्रजाति पाई जाती हैं। यहाँ पे फोना पाए जाते हैं। फोना बोलते हैं एलिफेंट, टाइगर, सांभर और लेपर्ड्स को। लेपर्ड होते हैं तेंदुए, ठीक है। तो ये इस वाले क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, इस वाले राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई शांत घाटी। एक तो फ्लावर्स वैली और एक है साइलेंट वैली। फ्लावर्स वैली कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल के अंदर है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अभी तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? एक है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामलाई पहाड़ियाँ भी कहाँ पे हैं? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है अन्नामलाई पहाड़ी, जिसकी एक है चोटी अन्नामुडी और एक है अन्नामुद्री। अन्नामुद्री पड़ती है केरल में, जिसके आसपास के क्षेत्र को अन्नामुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है। और अन्नाईमुडी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, जो दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है। कितनी हाइट है अन्नाईमुडी की? अन्नाईमुडी की हाइट कितनी है, जो दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है? बताया था जब माउंटेन करवाए। अन्नाईमुडी ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। हाइट बताओ इसकी। 2695 मीटर। ध्यान रखना भाई, इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। देख के बताया, याद था? अच्छा, इससे बड़ी कौन सी है यहाँ पे? डोडा बेटा। डोडा बेटा किसकी है? नीलगिरी की। हाइट कितनी है? 2637 मीटर। भारत की सबसे हाईएस्ट कौन सी है? केटू। केटू है। देखो लैंग्वेज समझना, ऐसे ही कंचनजंगा या कुछ भी मत बोलो। अगर आपसे पूछ ले भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर आएगा कंचनजंगा 85-86 मीटर, ठीक है। अगर पूछ ले हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अकेले हिमालय की कंडीशन ना दे कुछ भी, तो आएगा माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे हाईएस्ट पीक पूछ ले तो आएगा केटू। क्या आएगा? केटू, जिसका अदर नेम है गोडविन आस्टिन। 8611 मीटर इसकी हाइट है। तो ये कंडीशन अलग अलग हैं भाई इनकी, इनके अंदर डिफरेंस है, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। और देखो भाई तमिलनाडु में कौन से हैं? अन्नामलाई के बाद आएगा मुदुमलाई। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मुदुमलाई के बाद आएगा मुकुर्थी।
एक है यहाँ पे इंदिरा गांधी, एक है पालनी और एक है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। आप देखो कैसे याद करोगे। साउथ में एक तो ये गांधी बैठे हैं भाई, कर्नाटक में कौन सा गांधी है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा अभी? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कौन सा है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और तमिलनाडु में कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों आपको याद रखने हैं, गांधी वरना कंफ्यूज कर देंगे। उसके बाद देखो पालनी की पहाड़ी सबको पता है कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पालनी हिल स्टेशन भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो पालनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे होगा भाई? तमिलनाडु में होगा। ऐसे रिलेट करके चीजें याद रखनी है। अब अन्नामलाई से याद रख लेना, इसी के जैसा है मुदुमलाई, ये भी कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। और एक है यहाँ पे मुकुर्थी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है? मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है? कौन से सागर या महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का। किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पड़ती है अभी मन्नार की खाड़ी, जहाँ से मोतियों का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। मन्नार की खाड़ी किसके लिए फेमस है? तो ये खाड़ी शिप और मोतियों के लिए फेमस मानी जाती है। इस खाड़ी से शंख भी निकलते हैं। आपने शंख सुना होगा, एक पत्थर का होता है शंख, वो जो मंदिर वगैरह में बजाते हैं ना, वो शंख है। तो वो शंख अब और एक मोती, ठीक है। शंख, मोती और सीप का एक्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से किया जाता है? मन्नार की खाड़ी से किया जाता है, जो पड़ती है भारत के तमिलनाडु के पास और श्रीलंका और भारत के बीच में। उसके बाद अभी तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, क्या आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। क्या आएगा भाई? आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश के अंदर है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, देखो दोबारा आ गया ये। एक राजीव गांधी कहाँ पढ़ा था हमने अभी? कर्नाटक के अंदर। जो नागरहोल था ना, उसका नाम चेंज करके क्या रखा? राजीव गांधी। और एक राजीव गांधी कहाँ पे अभी? आंध्र प्रदेश में। एक है यहाँ पे पापी कोंडा। एक कौन सा अभी यहाँ पे? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से श्री वेंकटेश्वर। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। वेंकटेश्वर टेम्पल भी कहाँ पे है अभी? आंध्र प्रदेश के अंदर है। वेंकटेश्वर टेम्पल है जो इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पड़ता है। किसके लिए फेमस है श्री वेंकटेश्वर? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो ये लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है भाई। यहाँ से लाल चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लाल चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए क्या है ये फेमस है। कौन सी हिल्स के बीच में पड़ता है ये? तो एक हिल है तिशमाला और एक है शेषाचलम। शेषाचलम पहाड़ी, जिंगागाड़ा पहाड़ी, वेनिकोंडा, पालकोंडा, ये सबने सारी की सारी पड़ी थी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो शेषाचलम और तिशमाला पहाड़ी के बीच में पड़ता है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे वेंकटेश्वर टेम्पल भी है, लाल चंदन के लिए फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तेलंगाना एक है यहाँ पे कासु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तेलंगाना के अंदर है कासु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान। एक है यहाँ पे मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान और एक है महावीर हरिना वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरिना वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? तेलंगाना के अंदर। कासु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। और एक है यहाँ पे मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तेलंगाना वाले। उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा के दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों पेपर में पूछे गए हैं। एस्टेट के पेपर में पूछा गया था भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य के अंदर है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भाई? ये उड़ीसा के अंदर है। ये यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? ओलिव रिडले कछुए। ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं यहाँ पे। ओलिव रिडले ये एक प्रजाति है, एक प्रजाति है भाई। ये किसकी प्रजाति है? कछुओं की।
कछुओं की प्रजाति है और इस प्रजाति के कछुए कहाँ पाए जाते हैं भारत के अंदर है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं, जो पड़ता है उड़ीसा के अंदर, ब्राह्मणी नदी के आसपास का क्षेत्र है ये। उसके बाद है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अभी पेपर में राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? मेलेनिस्टिक बाघ, मेलेनिस्टिक प्रजाति के बाघ पाए जाते हैं यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेलेनिस्टिक बाघ, मेलेनिस्टिक बाघ, ये बाघ की एक प्रजाति है और ये बाघ कहाँ पाए जाते हैं? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे न्यू है ये, सबसे लास्ट में बना है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, बस हो गया टाइम? कितना टाइम हुआ है? 12:40 हो गए। चलो भाई बाकी कल करेंगे फिर।